हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। और सुबह जो आपको 12 बजे के लमसम पे आपको एक वीडियो मिली थी बायोलॉजी के मॉडल पेपर 2 का पार्ट ए, ठीक है। पर डे 2 लेक्चर मिल रहा है आप लोगों को, खूब अच्छे से पढ़िए। अब भी मैं आपको बायोलॉजी के मॉडल पेपर 2 का पार्ट बी करते हुए मॉडल पेपर 2 खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो उसका मैं आप, क्योंकि ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने बहुत जल्दी जल्दी हटा दिया था, तो एक स्पेशल वीडियो आ जाएगी फिजिक्स पर कि फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा था। वो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैं दिखा दूंगा क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन दिखा दूंगा कैसा आता है, ओके। और क्या कहते हैं, मैथ का हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ, मैथ के जो E2 वाले बच्चे हैं उनके लिए लेक्चर रेडी करवा रहा हूँ, है ना, जो कि लेक्चर आपका कल तक या परसों तक में आपको अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी का जो मॉडल पेपर 2 है उसका पार्ट भी हम लोग आज करेंगे। और हाँ, जितने बच्चों को मैं बोल रहा था ना टेस्ट के लिए, तो याद रखिएगा आपका एग्जाम CBT होने वाला है, इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का जरूरत है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने का जरूरत है। तो इस पैटर्न पे आपको टेस्ट देना चाहिए, और टेस्ट हमारे उदित फार्मेसी ऐप पर अवेलेबल है, चैप्टर वाइज भी टेस्ट अवेलेबल है। याद रखिएगा हर एक चैप्टर का टेस्ट और सारे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग अगर कहेंगे कि हाँ थोड़ा सा 499 रुपया आप लोगों को थोड़ा सा प्राइस ज्यादा लग रहा होगा, प्राइस वैसे ज्यादा है नहीं, लेकिन आप लोगों को लगेगा क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और आप लोग यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आप लोगों का भारी डिमांड रहा कमेंट में कि सर इसका प्राइस थोड़ा डाउन कर दीजिए, हम ज्वाइन करेंगे, तो मैं इसका प्राइस डाउन कर दूंगा आपको ऑलमोस्ट 199 तक। मैं इसका क्या कहते हैं प्राइस डाउन करके मिनिमम 199 तक ला सकते हैं हम लोग। तो 199 रुपए तक के प्राइस पे आपको एंट्री हम करवा सकते हैं। तो यदि हाँ, ये भी तभी होगा जब आप लोगों का भारी डिमांड रहेगा। याद रखिए वहां पे ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल करवा देंगे सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। जो कि आपको बायोलॉजी क्योंकि ज्यादा स्कोर करना है, तो बायोलॉजी का टेस्ट हर एक, और सारे टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आप यदि ज्वाइन करना चाहेंगे और आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तब ये काम किया जाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग यूट्यूब पे पढ़िए, लेकिन टेस्ट देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, एलियम सेपा यानी प्याज संबंधित होता है किस कुल से, किस फैमिली से बिलोंग करता है, बताइए। एलियम सेपा किसका क्या कहते हैं बॉटनिकल नेम है प्याज का, वो किस कुल से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो सोलेनेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली, कंपोजिटी फैमिली या लिलियेसी फैमिली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिलियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो एलियम सेपा यानी प्याज है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, लिलियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टोजेनिक हार्मोन है। कौन सा लैक्टोजेनिक हार्मोन मतलब समझते हो? लैक्टोजेनिक का मतलब हुआ, लैक्टो वर्ड मतलब होता है मिल्क और जेनिक मतलब होता है मिल्क फॉर्मेशन। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि मिल्क फॉर्मेशन करे, मिल्क का दुग्ध का संश्लेषण करे। तो दुग्ध संश्लेषी हार्मोन के बारे में पूछ रहा है। तो प्रोलैक्टिन होगा, ऑक्सीटोसिन होगा, FSH होगा या प्रोजेस्टेरोन होगा, बताइए आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन या फिर लैक्टोजेनिक हार्मोन जो बोल दीजिए। और ऑक्सीटोसिन होता है मिल्क इजैकुलेटिंग हार्मोन। मिल्क इजैकुलेट हो रहा है, मिल्क बाहर निकल रहा है, मिल्क इजेक्ट हो रहा है, किस वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से। जैसे बच्चा माँ के स्तन में मुंह लगाता है तो माँ को एक सिग्नल जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जिससे क्या होता है कि मेमोरी ग्लैंड में कंट्रैक्शन पैदा होता है। इस तरीके से कंट्रैक्शन पैदा होता है, दबाव खींचा संकोचन पैदा होता है, जिससे कि दूध बाहर आता है। तो मिल्क इजेक्टिंग अगर हार्मोन पूछेगा तो ऑक्सीटोसिन, और मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन पूछेगा तो प्रोलैक्टिन, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, प्रोलैक्टिन, ठीक है। नेक्स्ट है, दांत का कौन सा भाग इनेमल से ढका होता है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा दांत होता है वो किस इस प्रकार से होता है, और ये होता है इस तरीके से अंदर की ओर गम में होता है, यहाँ तक इस तरीके से आपका मसूड़ा होता है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्राउन पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राउन पार्ट कहते हैं। बीच वाले पार्ट को नेक कहते हैं, और अंदर वाले पार्ट को रूट कहते हैं, है ना। दांत 3 भाग में बटा होता है, क्राउन, नेक, रूट। तो आपका जो इनामेल होता है, व्हाइट वाला भाग है, दांत में जो दिखता है व्हाइट है। और पूरे शरीर का सबसे ज्यादा कठोर भाग क्या है, इनामेल है। याद रखिएगा सबसे कठोर भाग क्या है, इनामेल है, जो कि दांत का कौन सा भाग कवर करके रखता है, तो ऊपर वाला भाग यानी क्राउन, जो हम लोगों को दिख रहा है। तो क्राउन पार्ट पूरे तरीके से कवर्ड रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट है परानिस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। बताइए किस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है? तो आपका होता है, जैसे कि आप यदि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखे होंगे तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो वहां पे आपको पता चला होगा, जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था कुछ इस प्रकार से, नेफ्रॉन हमने पढ़ाया था, है ना। देखिए ऐसा कुछ नेफ्रॉन होता है, फिर यहाँ पे पीसीटी होता है ना। पीसीटी होने के बाद इस तरीके से लूप ऑफ हेनले होता है, लूप ऑफ हेनले होने के बाद यहाँ पे फिर डीसीटी होता है, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट निकल जाता है ना, ऐसा कुछ होता है कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, इसको क्या कहते थे? वोमेन्स कैप्सूल कहते थे। क्या कहते थे? वोमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे होता है, तो वोमेन कैप्सूल में आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी परानिस्यंदन कहाँ होता है? वोमेन कैप्सूल वाले पार्ट में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन में समर्थ है? जिसमें डीएनए नहीं है, तो प्लाज्मिड में तो डीएनए होता है, सेंट्रियोल तो सेंट्रियोल ही है जिसमें कि ये केंद्रक में भी डीएनए होता है। तो आपका जो सेंट्रियोल होगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रियोल में डीएनए नहीं है फिर भी ये द्विगुणन कर सकता है। ठीक है, वाई गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन कहलाते हैं। तो देखिए एक्स गुणसूत्र पर जीन पाया जाता है, वाई गुणसूत्र पर जीन पाया जाता है। तो वाई गुणसूत्र पर जो जीन पाया जाता है उसका नाम होता है होलेंड्रिक जीन। क्या होता है बच्चा? होलेंड्रिक जीन। तो होलेंड्रिक जीन है, होलेंड्रिक जीन है, क्या कहते हैं ये होगा। तो देखिए टेस्ट सीरीज का कुछ ज्यादा फायदा यही होने वाला है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट देने का आदत लग जाएगा, प्लस आपको घबराहट जो होता है ना एग्जाम में वो नहीं होगा, क्योंकि आप घबराहट वो पहले से ही फील कर रहे होंगे, है ना। तो पहले से ही एग्जाम में टेस्ट वगैरह दे करके, इसीलिए मैं टेस्ट पे थोड़ा जोर दे रहा हूँ, और कोई बात नहीं। और यूट्यूब पे वैसे टेस्ट की कोई फैसिलिटी है नहीं, तो आपको ऐप पर ही आना पड़ेगा। होलेंड्रिक जीन, होलेंड्रिक जीन हो जाएगा आपका, वाई गुणसूत्र वाले जीन को कहते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है, यदि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य परंतु इस गुण की वाहक स्त्री से विवाह करता है तो संतानों में क्या होगा? इसका आपको इस तरीके से बनेगा। क्या बोल रहा है? एक वर्णांध पुरुष, पुरुष क्या होना चाहिए? वर्णांध होना चाहिए। तो पुरुष को कैसे लिखते हैं? एक्स वाई, और वर्णांध पुरुष एक्स सी वाई होता है, याद रखिएगा। सी माने कलर ब्लाइंड, ठीक है, उसके एक्स क्रोमोसोम पर सी लग जाएगा। और परंतु सामान्य है ना, सामान्य इस गुण की वाहक, वाहक होनी चाहिए। तो महिला होती है एक्स एक्स, लेकिन उसका वाहक हो जाएगा एगो पे सी। अगर एक्स सी लिख देंगे दोनों पे, ये हो जाएगी सामान्य नहीं, कलर ब्लाइंड। तो कलर ब्लाइंड नहीं है, वाहक है, तो वाहक ये होता है। अब इसका क्रॉस कराइए। तो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि पन्नेट स्क्वायर एक चीज होता है, ठीक है, जेनेटिक्स में आपको पढ़ाए थे पीएम सर, है ना। पन्नेट स्क्वायर एक चीज होता है जो कि रेजिनाल्ड सी पन्नेट नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। एक जैसे इधर रख दीजिए मेल को, इधर रख दीजिए फीमेल को, ये रख दिए फीमेल को। फीमेल क्या थी? कैरियर थी, तो कैरियर है। मेल क्या था? कलर ब्लाइंड था, तो कलर ब्लाइंड है। अब इसको क्रॉस करवाइए, अगर इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो बच्चा क्या बनेगा? एक्स सी, और इसको क्रॉस करवाइएगा तो एक्स सी एक्स, और इसको क्रॉस करवाइएगा तो एक्स सी वाई, और इसको क्रॉस करवाइएगा तो एक्स वाई। तो आप देख लीजिए कि इस ऊपर दोनों बेटी है एक्स एक्स, नीचे दोनों बेटा है। तो आप देख लीजिए कि दोनों बेटी में एक बेटी कलर ब्लाइंड आ रही है, दोनों पे सीसी आ गया, मतलब कलर ब्लाइंड हो गई। तो 50% मादा क्या हो जाएगी? कलर ब्लाइंड हो जाएगी बच्चे में। और ये दोनों बेटा है, एक बेटा कलर ब्लाइंड हो रहा है, एक बेटा नॉर्मल हो रहा है। यानी जो आपका एक बेटा है एक्स सी वाई, यहाँ पे भी 50%, दो में से एक हो गया, 50% नर भी क्या होगा? कलर ब्लाइंड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50% नर तथा 50% मादा दोनों क्या होगा? वर्णांध होगी। तो देख लीजिए यहाँ पे 50% नर तथा 50% मादाएं क्या होंगी? वर्णांध होंगी। और सारे ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे? देखिए सभी नर सामान्य परंतु लड़कियां इस गुण की वाहक होंगी। सभी नर सामान्य कहाँ? एगो तो नर आ गया ना, है ना, एगो नर तो आ गया ना, वर्णांध, सामान्य नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। सभी नर तथा मादाएं, सभी नर तथा 50% मादाएं वर्णांध होगी। तो सभी नर, सारे नर हो गए, नहीं एगो ही है, सारा तो नहीं है, तो 50% हुआ। फिर सभी मादाएं तथा 50% नर, तो मादा में बोल रहा है सभ्य, तो सभ्य मादा है नहीं ना, एगो तो कैरियर है ना, एक ही गो पे सी आया, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 50% नर तथा 50% मादा, है ना। नेक्स्ट लेमार्कवाद का आधार है। जो लेमार्किज्म था, लेमार्किज्म जो थ्योरी था वो उसका आधार क्या था? उनका कहना था कि जिन अंगों का उपयोग आपको है वो आपका प्रभाव में रहेगा और वो सही रहेगा। जिन अंगों का आप लगातार उपयोग नहीं कर रहे तो वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। जैसे कि जिराफ है, तो जिराफ का गर्दन इतना लंबा क्यों हो गया? कहा गया घास खत्म हो गया था तो पेड़ों का पत्ता खाने लग गया था, और धीरे धीरे पेड़ का पत्ता भी नीचे वाला सब खत्म हो गया, तो ऐसे गर्दन करके खाने लग गया। जो ऐसे करके गर्दन खाने लग गया, ऐसे करके गर्दन खाने लग गया, तो उसका धीरे धीरे घिंचते घिंचते गर्दन लंबा हो गया, है ना।
तो ये चीजों के अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग के प्रभाव पर उन्होंने दिया था। कौन? लेमार्कवाद। तो लेमार्कवाद का आधार था कि अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग का प्रभाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तंत्रिका आवेग संचरण में है। तंत्रिका आवेग के संचरण में क्या होता है? तो तंत्रिका आवेग समझ रहे हैं ना, जो न्यूरो इंपल्स आगे बढ़ता है वो कैसे होता है? तो Na+ जो है ना तंत्रिका अक्ष एक्सोप्लाज्म के अंदर जा जाता है ना। एक्सोप्लाज्म क्या होता है? तो जो आपका एक्सोन होता है न्यूरॉन में, उसके मेम्ब्रेन को क्या कहता है? उसके अंदर जो द्रव्य है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, है ना। तो आपका क्या तंत्रिका आवेग का संचरण जो होता है वो कहाँ होता है? Na+ तंत्रिकाक्ष द्रव्य एक्सोप्लाज्म के अंदर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सीपिया तथा ऑक्टोपस तेज गति से तैरते हैं। सीपिया मतलब समझते हो? सीपिया तथा ऑक्टोपस तेज गति से तैरते हैं। तो सीपिया तथा ऑक्टोपस क्या हो गया? किसके द्वारा तैरता है? तो साइफन के द्वारा तैरता है। किसके द्वारा? साइफन के द्वारा वो नोदक बल उत्पन्न करता है, फिर उसी से तेज दौड़ पाता है। किसके द्वारा? साइफन द्वारा नोदक बल उत्पन्न करने के कारण वो दौड़ पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस तकनीक का उपयोग किया जाता है विश्लेषण करने में। एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का मेथड, एमनियोसेंटेसिस तकनीक का उपयोग किया जाता है किसके विश्लेषण में? तो बताइए, जो एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किया जाता है वो किसके विश्लेषण में? तो एमनियोटिक द्रव्य के लिए ना, उसी को हिंदी में उल्ब द्रव्य कहते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड के विश्लेषण के लिए किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस का डिसऑर्डर क्या है? मतलब डिसऑर्डर बोल रहे हैं, डिसएडवांटेज क्या है? जिससे लिंग निर्धारित हो जाता है। पहले ही पेट में ही बच्चा इंजेक्शन लगा के एमनियोटिक फ्लूइड निकाले, उसका गुणसूत्र देख लिए XS है या XY, तो इससे पता चल जाता है लड़का या लड़की है, फिर भ्रूण हत्या लोग करवा देते हैं, है ना। तो इसीलिए एमनियोसेंटेसिस को इंडिया में बैन कर दिया गया है। ओके, और इसके फायदा क्या है? तो इससे किसी प्रकार का बच्चा को पहले जेनेटिक डिसऑर्डर पता चलता है कि इसको कोई भारी भयंकर बीमारी तो नहीं, कोई अनुवांशिक बीमारी तो नहीं। अगर अनुवांशिक बीमारी है तो बच्चों को मार दिया जाए, क्यों उसको कष्ट में जिंदगी में लाना है ना। नेक्स्ट है विटामिन के की आवश्यकता होती है। विटामिन के की आवश्यकता क्या है? तो ये क्लोटिंग फैक्टर है जो कि प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में हेल्पफुल होता है। किसमें? प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण विटामिन के माध्यम से ही होता है। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से किस सूक्ष्म जीव को पादप जोकर जगत का जोकर कहा जाता है? यानी जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम किसको कहा जाता है? तो जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम आपको किसको कहा जाएगा? तो प्लांट किंगडम का जोकर है ना, वो माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। ये सब पढ़ाया हुआ है चैप्टर में। संयोजी उत्तक में पाया जाने वाला कैंसर है। संयोजी उत्तक किसको कहते हैं भैया? तो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का है, ब्लड है। तो ब्लड में उत्तक जो कैंसर पाया जाएगा उसको क्या कह देंगे? तो ल्यूकीमिया कह देंगे। क्या कह देंगे? ल्यूकीमिया कह देंगे, है ना। स्किन में कैंसर जो पाया जाता है उसको सार्कोमा कहते हैं। ठीक है, और कैंसर काउजिंग एजेंट जो होता है उसको कार्सिनोमा कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ल्यूकीमिया। अग्नाशय स्रावित करता है। तो अग्नाशय के बारे में कल हमने पूरे अच्छे से पढ़ाया था कि अग्नाशय स्रावित करता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें कि अंतःस्रावी भाग भी होता है और बाह्यस्रावी भाग भी होता है। ठीक है, इसके अंतःस्रावी भाग में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, डेल्टा सेल और पी सेल। तो अल्फा सेल ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन और डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन। देखिए ऑप्शन में सोमेटोस्टेटिन है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोमेटोस्टेटिन, है ना। लोग कंफ्यूज जाएंगे, इंसुलिन ग्लूकागोन सबको याद रहता है, सोमेटोस्टेटिन याद ही नहीं रहता है। आंसर हो जाएगा सोमेटोस्टेटिन। लोग पेनक्रियोजामिन वगैरह मान देता है क्योंकि पेनक्रियाज नाम जैसा है। नेक्स्ट है प्रथम बार क्रिस्टलाइज किया गया विषाणु था। तो पहली बार जो क्रिस्टलाइज किया गया विषाणु था वो TMV था, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, तंबाकू का चितेरा विषाणु। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? तंबाकू का चितेरा विषाणु, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, अवायवीय श्वसन द्वारा मांसपेशियां उत्पन्न करती हैं। अवायवीय श्वसन के द्वारा जो मांसपेशियां उत्पन्न करती हैं वो क्या उत्पन्न करती है? तो मांसपेशियों में यदि अवायवीय श्वसन होता है तो वो लैक्टिक अम्ल आता है। इसी की वजह से मांसपेशियों में अगर जमा हो जाता है लैक्टिक अम्ल का तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, ऐंठन होती है। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन के द्वारा क्या उत्पन्न करती हैं? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है काजीरंगा वन्य अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। बताइए काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका है गोंडा के लिए, है ना, गेंडा के लिए, सॉरी गोंडा बोल रहा हूं मैं, गेंडा के लिए। तो काजीरंगा वन्य अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ? खत्म, है ना। मॉडल पेपर सेकंड भी खत्म हो गया, अब बचा है मॉडल पेपर थर्ड जो कि, और हाँ टेस्ट सीरीज वाली बात रही, अगर आप लोग चाहते हैं कि कम प्राइस कर दिया जाए तो हम लोग जरूर ट्राई करेंगे उसका प्राइस कम करके आपको मैं नोटिफाई कर दूंगा। फटाफट से सबको ज्वाइन कर लीजिएगा उस टेस्ट सीरीज को। और उस टेस्ट सीरीज में एक्चुअली पूरा फुल कोर्स ही होगा, आपको ऐसा नहीं कोई टेस्ट सीरीज होगा, आप पूरे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जितने टेस्ट हैं
सारे टेस्ट को आप दे लीजिए और जितने भी टेस्ट में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो हर चीज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएगा, लेकिन उतना समय नहीं है आप देखने का, तो आप कम से कम क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशंस देख लीजिएगा। मोर देन 50 लेक्चर्स तो होंगे ही, 50 से ज्यादा आपको क्या कहते हैं लेक्चर मिल जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो यार, दबा के कमेंट करो। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज की जरूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।